नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं बच्चों आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके पहले भाग को समझाने जा रही हूँ और आज हम इसके कुछ भाग पढ़ेंगे पाठ के। सबसे पहले जीवन निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसके बारे में जानेंगे। वे दो तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे, एक तो कृषि और दूसरा पशुपालन। दो तरीकों से वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। कृषि में बच्चों गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, इसका उत्पादन वे करते थे। इसी प्रकार पशुपालन में वे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर को पालते थे। कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि वहां से मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, तो इससे पता चलता है कि शायद वे मछली पालन भी करते हों और पक्षियों को भी वे पालते हों। अब हम इसका मैप देख लेते हैं बच्चों। इस वाले पाठ में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इन भागों के बारे में मैं बार बार बताऊंगी और इस पाठ में से जो भारत में चीजें हैं, जैसा कि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता, जो सिंधु नदी है उसका अधिकतर भाग ये पाकिस्तान में बहता है और इसके बहुत जो बड़े बड़े नगर हैं वो पाकिस्तान में ही स्थित है। आज तो हम हमारे जो एग्जाम में आता है, जो भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल स्थित है वे मानचित्र में भरने को आते हैं। तो हम ये देखेंगे बच्चों, ये सबसे पहले कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में जो ये मांडा है, ये यहाँ से वहाँ की जो स्थल है वो उस पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अंश यहाँ मिले हैं, है ना। इसी प्रकार जो है हरियाणा में जो है ये राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, है ना। और राजस्थान में बच्चों कालीबंगन, और ये गुजरात में धोलावीरा, ये नागेश्वर, और इसके जो आप देख रहे हैं ये ऐसे करके बिल्कुल पूरा ये ऐसा वाला भाग है, तो इसके एक छोर में नागेश्वर आप देखते हैं। इसे नाग के अगर नाम भी नागेश्वर है तो बिल्कुल नोक में जो है नाग के मुंह में यहाँ पर नागेश्वर, और उसके जस्ट अपोजिट बिल्कुल लास्ट में इधर ये है लोथल, और इसके पास में है ये रंगपुर, ये बच्चों रंगपुर और ये लोथल। तो ये प्रमुख स्थल है जो भारत के हैं, जो कि भारत का मैप आता है आपके एग्जाम में, और इन्हीं में से कुछ पूछा जाता है प्रश्न। तो या तो मांडा, राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली, कालीबंगन, और गुजरात में धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल और रंगपुर। तो ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जो कि भारत में स्थित है। अब हम बच्चों वो देख लेते हैं कि भारत के मैप में नहीं है, वो भारत में नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। इस पाठ में जब हम अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में इनके नाम आएंगे, जैसे कि ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, है ना, और बच्चों यहाँ पर ये हड़प्पा। ये दोनों स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। तो ये दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो ये बच्चों इसी तरह से इसमें चौंदड़ो जो है पाकिस्तान में, बालाकोट, है ना, इनके बारे में आता है, कोट दिजी, ये हम जब लेसन पढ़ेंगे तो इनके बारे में आएगा। तो ये प्रमुख स्थल पाकिस्तान में है। ऐसे ही शोतुरगई अफगानिस्तान में भी इधर जो है शोतुरगई नामक स्थान है, वह भी आपके जो है एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बीच में आपको पढ़ाएंगे तो आएंगे। समझा रही हूँ कि भाई आपके अफगानिस्तान में यह स्थल आता है। आगे बच्चों चलते हैं। आगे है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि में किन किन प्रौद्योगिकी का वे प्रयोग करते थे इसको जान लेते हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन और बैलों की मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार जो है ये पक्की मिट्टी के बैलों के चित्र मिले, मतलब मूर्तियां मिली हैं, तो उससे पता चलता है कि वे जो खेत हैं उनको शायद इन बैलों की सहायता से ही जोतते होंगे।
आगे बच्चों चोलिस्तान जो है ये जो है पाकिस्तान में है। चोलिस्तान और बनावली है ना, अभी मैंने आपको बताया बनावली, वही बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो ये प्रश्न आता है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं, तो वो चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं। हल मिले हैं वहां पर, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि शायद वे खेती के लिए इसका प्रयोग करते होंगे। अब कालीबंगन, जो कि अभी बताया था आपको राजस्थान में है मैप में, तो कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत मिलते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो कालीबंगन नामक स्थान से मिले हैं। आगे बच्चों, इस खेत में हल के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। समकोण पर ऐसे और ऐसे, है ना, तो ऐसे काटते हुए दिखे, तो इससे पता जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो एक साथ उगाते थे वे और दो फसलें एक साथ उगाते होंगे ऐसा लगता है। ऐसे जो है ये यहाँ पर ऐसे और फिर ऐसे, तो इस समकोण पर तो शायद एक फसल यहाँ उगाते होंगे और एक फसल ऐसे एक साथ उगाते होंगे, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं। कहाँ पर मिला है ये? कालीबंगन नामक स्थान पर, जो कि राजस्थान में अभी हमने मैप में देखा था वही। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के खेतों में सिंचाई की जाती होगी, क्योंकि हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। तो कुछ हड़प्पा स्थल जो हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इसलिए पुरातत्वविद मानते हैं कि जो सिंचाई थी वो की जाती होगी उन खेतों में, है ना। और वो सिंचाई अफगानिस्तान में, जैसे आपको बताया भी, शोतुरगई, अफगानिस्तान में शोतुरगई नामक स्थल से जो है नहरों के अवशेष मिले हैं। और जबकि पंजाब और सिंध यहाँ पर नहरें नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ वर्षा होती थी, है ना, और यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में नदियां भी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नहरों के अवशेष नहीं मिले। जिन जिन हड़प्पा स्थलों में ऐसा है कि शुष्क है वो, है ना, वहाँ बारिश नहीं होती थी और जो है बरसाती नदियां थी, तो उन स्थानों पर नहरें मिली हैं। उन नहरों से वे उन्होंने तालाब बनाया, जलाशय बड़ा सा, और उससे वे नहरों से सिंचाई करते होंगे। तो प्रश्न आता है कि नहरों के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहाँ मिले हैं, तो अफगानिस्तान के शोतुरगई नामक स्थान पर ये अवशेष मिले हैं। आगे बच्चों, कुओं से प्राप्त पानी का भी प्रयोग शायद सिंचाई के लिए किया जाता होगा। कुएं का भी वे प्रयोग, क्योंकि कुएं मिले हैं कई खेतों के आसपास, इसीलिए। इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य हेतु जल संचयन के लिए किया जाता होगा। धोलावीरा अभी हमने पढ़ा था, जो कि गुजरात में स्थित है, तो मानचित्र में हमने देखा था, तो वही है धोलावीरा जो है, वहां पर जलाशय स्थित है, पानी के बड़े बड़े जलाशय है, और उससे जो उसमें जल संचय होता था, जल स्टोर करके रखते होंगे और फिर कृषि कार्य में उसका प्रयोग करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य में कहाँ, उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ होता होगा, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो वो धोलावीरा गुजरात में। बच्चों आगे चलते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो, जो कि अभी मैप में बताया, वो पाकिस्तान में स्थित है आज के समय में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो वहाँ के प्रमुख नगर थे, उनमें से मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे। और एक नियोजित शहर था, प्लानिंग कर रखी थी पहले से, उस शहर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको पूरा देखकर ऐसा पता चलता है कि प्लानिंग की होगी, पहले से नियोजन किया होगा और उसके बाद वो शहर बनाया होगा। तो जो बस्ती थी वो दो भागों में बांटी है पुरातत्वविदों ने, एक है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। इसको हम देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा, ये दुर्ग बच्चों और ये निचला शहर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दुर्ग जो है छोटा क्षेत्र है और जो निचला शहर है ये बड़ा क्षेत्र है। और जो है इसमें आप देख रहे हैं, जो दुर्ग है
ये इसकी बाउंड्री लाइन है और इसकी भी बाउंड्री लाइन है। तो ये बाउंड्री लाइन हुआ करती थी। और इसके दुर्ग के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि ये ऊंचाई पर स्थित था, है ना। इसके बारे में आज हम दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग बच्चों ये ऊंचाई पर बना एक छोटा सा क्षेत्र था, जैसा कि आपने देखा कि छोटा है वो और निचला शहर बड़ा क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ऊंचाई पर स्थित था दुर्ग और ये छोटा क्षेत्र था। यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी, है ना। ऐसे एक चबूतरा बना था, उसके ऊपर सारी संरचनाएं बनी थी, जिन संरचनाओं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इस प्रकार निचले शहर से यह अलग किया गया था। जैसा बताया बाउंड्री लाइन थी उनकी, तो दीवार से पूरा घिरा हुआ था और इस वजह से वो निचले शहर से अलग था। आगे बच्चों इसमें माल गोदाम जैसी संरचना थी। ये आप देख रहे हैं, ये निचला शहर का स्ट्रक्चर है और ये माल गोदाम है। माल गोदाम जैसी संरचना थी और माल गोदाम मतलब एक तरह से स्टोर रूम था। वो अपने जो अनाज होते होंगे, खाद्यान्न, उनको यहाँ पर संरक्षित करके रखते होंगे। तो माल गोदाम जैसी संरचना थी और इसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष है। नीचे वाला हिस्सा जो है, जो ईंटों से बना था, वह शेष है। ऐसा माना जाता है कि ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना था, जो बहुत पहले नष्ट हो गया होगा। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो लकड़ी का था। ऐसा पुरातत्व मानते हैं कि शायद वो लकड़ी का होगा और लकड़ी जैसे कि पानी लग के इतने हजारों करोड़ों वर्षों में जो है गल गई, तो इसीलिए वह स्ट्रक्चर अब शेष नहीं है। तो जो ऊपरी हिस्सा अब हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन निचला हिस्सा हमें दिखता है, जो कि माल गोदाम का था। दुर्ग में ये दुर्ग जो संरचना, इसमें विशाल स्नानागार आंगन पर बना एक जलाशय था। ये विशाल एक स्नानागार है और यह सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विशाल स्नानागार, और ये दुर्ग में बना हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये विशाल स्नानागार, और यह स्नानागार आयताकार था, रेक्टेंगल शेप में ये था। जैसा आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल शेप में स्नानागार ऐसा था और जो चारों ओर गलियारे से घिरा हुआ था। आप देख रहे हैं, ये गलियारा है, चारों ओर गलियारे से ये घिरा हुआ है। और इसके तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिण की भाग में दो दो सीढ़ियां थी, स्टेप्स थी इसमें नीचे जाने के लिए। जैसा हम जाते हैं किसी भी तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही इनके यहाँ जो है विशाल स्नानागार था, उसमें दो स्टेप थी, दो सीढ़ियां थी, जो कि तल तक किसी व्यक्ति को पहुंचाती होंगी। तो दो सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके जो किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम का पाउडर का प्रयोग कर इसे जलबद्ध किया गया था, मतलब वाटर प्रूफ किया गया था। जलबद्ध का मतलब वाटर प्रूफ। इन्होंने पहले ईंटें उसमें नीचे जमाई थी और उसके बाद जिप्सम का पाउडर उसमें लगाया था। इससे क्या हुआ, वो जलबद्ध हो गया, वाटर प्रूफ हो गया और पानी इसके नीचे नहीं जाता होगा। जितना वे पानी डालते होंगे उतना उसमें रहता होगा। इसके तीनों ओर कक्ष थे, इसके तीन ओर जो है कक्ष थे और जिसमें से एक बड़ा कुआं था। जिसमें जो कक्ष बने थे उनमें से एक में जो है बड़ा सा कुआं था और इस स्नानागार से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो जो स्नानागार है, इसकी सफाई का, जैसे कि पता है आपको, सफाई का वे बहुत ध्यान रखते थे। तो इसका जब पानी है वे समय समय पर साफ करते होंगे। तो वो जो पहले वाला पानी जब वो साफ करते होंगे, उसके तल को बिल्कुल साफ करते होंगे और उसके बाद ऊपर जो है पानी डालते होंगे। तो इस प्रकार जो है नाले भी बड़ा नाला में वो बह जाता था, नाला बना हुआ है। और इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार है ना। उत्तर की तरफ जाते हैं तो उसमें एक गली में एक छोटी सी संरचना बनी हुई थी और उसमें 8 छोटे छोटे स्नानागार हैं। तो ये इनका भी कुछ प्रयोजन होता होगा। प्रत्येक स्नानागार से
नालियां गलियारे के साथ बने नाले में मिलती थी। जो गलियारा बना था उसमें जैसा बताया था भी नाला था, तो उस नाले में प्रत्येक जो छोटे 8 स्नानागार थे ना, उससे नालियां निकलकर इस बड़े से नाले में चली जाती होंगी, चली जाती मतलब स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो इस प्रकार वे स्वच्छता का पूरा ध्यान रखती थी। इस संरचना का अनोखापन और दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के मिलने के कारण यह माना जाता है कि इसका प्रयोग विशेष आनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। जब मेले, त्योहार, उत्सव कुछ होते होंगे तभी इस स्थान का प्रयोग, इस दुर्ग वाले स्थान का प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि इसमें विशाल स्नानागार है, 8 स्नानागार है, कुएं हैं। तो जब सामूहिक आयोजन होता होगा, उत्सव, मेले, त्योहार जो आयोजन होता होगा, तब शायद वे सभी लोग आनुष्ठानिक स्नान के लिए इस स्थान पर एकत्रित होते होंगे, दुर्ग नामक स्थान पर, ऐसा माना जाता है। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।